थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट कर देते हैं आज। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, बेसिक से जाएंगे। ओके, थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं ना, वो उसका डेफिनेशन बेसिकली, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड द क्वांटिटीज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब एनर्जी का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी, कन्वर्जन, जो भी है, हम सिर्फ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ओके, ड्रॉबैक क्या है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन नो डिस्कशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज, हमें सिर्फ एनर्जी के ही बारे में सोचना है। ओके, सो इससे हमें क्या पता चलेगा, उसके एप्लीकेशंस है। एक तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन हम थ्योरेटिकली निकाल पाएंगे कि क्या वो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, ये हम थ्योरेटिकली निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं रिएक्शन थ्योरेटिकली, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट वन, एक्सटेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब ये कहाँ तक जाएगी या कहाँ तक जाके रुक सकती है, या फिर मेन उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, अगर प्रॉब्लम आएगा तो कहाँ पे आ सकता है। हम कहते हैं ना ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के थ्रू जाना चाहिए, तो एक हम एक गेस लगा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे इसको प्रॉब्लम है, इसकी इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कितनी एनर्जी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से या थर्मोडायनेमिक्स से बेसिकली पता चलती है। नेक्स्ट, टू स्टडी सम इम्पॉर्टेंट लॉज लाइक राउल्स लॉ, वेंटॉफ लॉ, ये हमें थोड़ा सा मतलब हमें ये कुछ लॉज भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, फेज लॉ, बहुत सारे, ये आगे कंटिन्यू है, बहुत सारे लॉज हैं। ओके, सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में दो तीन चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें हैं दो तीन, इनको पहले देख लेते हैं। ओके, सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री, सो जो भी एक पार्ट है यूनिवर्स का जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है फिलहाल, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो कुछ है यूनिवर्स, उसको कहेंगे सराउंडिंग। एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, हर बार वो बाउंड्री दिखनी ही चाहिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इनविजिबल भी हो सकती है, लेकिन उसको हम कहेंगे बाउंड्री, मतलब जो पार्ट सेपरेट करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करते हैं। जब हम कहते हैं ना एक पिस्टन ले लिया, ठीक है, पिस्टन ले लिया सपोज यहाँ पे, तो ये पिस्टन हो गया सिस्टम, बाहर जो भी है वो हो गया सराउंडिंग, और ये पिस्टन की वॉल है ना, वो हो गया हमारे लिए बाउंड्री। ओके, तो इस तरह से ये तीनों चीजें चलती है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। बहुत बार तो ये इमेजिनरी लाइन ही होती है। सपोज हमें अर्थ को स्टडी करना है, ठीक है, तो अर्थ के सराउंड में ये सारे जो ये गैसेस है, ये सारी चीजें, ये कहाँ तक है, एक एग्जैक्ट लाइन नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन नहीं है, तो ये इमेजिनरी कहेंगे, तो ऐसे भी होता है। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जो सिस्टम को हमें ऑब्जर्व करना है, मतलब ये पिस्टन है या बाकी कुछ है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो उसके बेसिकली ब्रॉडली थ्री टाइप्स है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। तो यहाँ पे एक चाय का एग्जांपल लिया गया है, तो ओपन सिस्टम में एकदम सिंपल सा है, मैटर एज वेल एज एनर्जी बाहर भी जा सकती है, यूनिवर्स में भी जा सकती है, या यूनिवर्स से अंदर भी आ सकती है। ओके, तो मैटर भी बाहर जा सकता है, एज वेल एज एनर्जी भी बाहर जा सकती है, और अंदर भी आ सकती है। यहाँ पे चाय का एग्जांपल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूम्स बाहर जा रही है। ओके, मतलब मैटर बाहर जा रहा है, एज वेल एज ये उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट भी बाहर जा रही है, मतलब एनर्जी बाहर जा रही है, तो ये ओपन सिस्टम हो गई। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में सिर्फ ये इसके ऊपर कुछ रख दिया हमने, ताकि अब मैटर बाहर ना जा पाए, मैटर को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, लेकिन एनर्जी बाहर जा सकती है, ये गर्म हो सकता है, ठीक है, एनर्जी बाहर दे सकता है, बाहर जा सकती है, सो इसको हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। सो एनर्जी तो बाहर जाएगी, मैटर बाहर नहीं जा सकता। ठीक, एंड लास्ट वन, आइसोलेटेड, यहाँ पे ना एनर्जी बाहर जाएगी ना मैटर बाहर जाएगा। थर्मास ले लो, उसका वेल नोन एग्जांपल, थर्मास में जो चाय है उसके फ्यूम्स बाहर भी नहीं जा पाते, इवन टेम्परेचर भी उसका डाउन नहीं होता। ओके, क्योंकि वो टेम्परेचर बाहर देता ही नहीं, तो डाउन कैसे हो। तो ये तीन स्टेजेस या स्टेप्स है, सिस्टम्स है, टाइप्स है सिस्टम्स का बेसिकली।
सिस्टम के टाइप्स। ओके, ये सारा उसका एक्सप्लेनेशन है। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम, अभी जो मैंने आपको बता दिया वही। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। इसको हमें आगे जाके थोड़ा स्टडी करना है, ठीक है। ओके, सो सपोज हमें इस पॉइंट से, सपोज ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा बेस है, ठीक है। तो बेस से टारगेट तक जाना है, ओके। तो दो मेथड है, एक तो बाय रोड जाओगे तो ऐसे ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, राइट। एंड सेकेंड है कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाओ, ओके। दो मेथड है। अब टाइम को अगर हम बात करें, टाइम, इस ट्रैवलिंग के लिए टाइम कितना लगेगा, तो ये किस चीज पे डिपेंड है, हम कौन सा पाथ लेते हैं उस पर डिपेंड है टाइम। अगर ये पाथ ले लिया, सपोज ये हेलीकॉप्टर का है या रोपवे है, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, सपोज यहाँ पे बैठे हेलीकॉप्टर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पे उतर दिया, बस खत्म। मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का काम हो जाएगा, ठीक है। और ये रोड देखो, ये रोड से अगर जाना है, ऊपर से ये बहुत टेढ़ी रेड रोड है, तो ये 1.5 आवर भी लग सकते हैं, या 2 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। सो टाइम जो है वो किस पे डिपेंड है, टाइम पाथ पे डिपेंड है, इसलिए हम टाइम को कहेंगे पाथ फंक्शन इस केस। पॉइंट समझ में आ गया। टाइम इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड है कि कौन से पाथ से जाते हैं, उस पर टाइम डिपेंड करता है, जाना तो उसी पॉइंट पे, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट फंक्शन होता है। अब यहाँ पे आपके पास एक बॉटल है, उसका कुछ टेम्परेचर है, ओके, T1 है। यहाँ पे लेके जाओगे तो उसका टेम्परेचर कुछ T2 होगा, राइट। अब ये टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस आप कह सकते हो, डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1, ओके। ये आप कौन से भी रोड से, पाथ से लेके जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चेंज इन टेम्परेचर उतना ही रहेगा। आप चाहे हेलीकॉप्टर से लेके जाओ, नहीं तो आप रोड से लेके जाओ, चेंज इन टेम्परेचर उतना ही रहेगा। मतलब ये किस पे डिपेंड है, तो ये स्टेट पे डिपेंड है, ये स्टेट एंड ये स्टेट। तो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को हम कहेंगे स्टेट फंक्शन, ये स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने टारगेट इसके जगह पे यहाँ पे रखा होता तो टेम्परेचर चेंज होता, राइट, क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड है। तो बेसिकली टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। वैसे टेम्परेचर भी स्टेट ही फंक्शन होता है, ठीक है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है। यहाँ ये पहाड़ी एरिया है, दिखाई दे रहा है, अगर ये राजस्थान का एरिया होता तो टेम्परेचर ज़्यादा होता, क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंड है, ओके। सो ये से दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। केमिकल रिएक्शन में भी सेम, A to B और A to C to B, दो रिएक्शंस है, ठीक है। अब जो पैरामीटर्स पाथ के साथ चेंज होते हैं ना, पाथ के साथ, जैसे टाइम एग्जांपल मैंने दे दिया, तो उसको हम पाथ फंक्शन कहेंगे। और जो पाथ के साथ चेंज नहीं होते उसको हम स्टेट फंक्शन कहेंगे, जो स्टेट पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी, ए की पोटेंशियल एनर्जी जो कि रिएक्टेंट है, एंड बी की पोटेंशियल एनर्जी फिक्स है ना, चाहे आप कौन से भी पाथ से जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये स्टेट फंक्शन हो गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब जो इंटरनल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड रहते हैं, इंटरनल चीजों पे, तो उनको इंटेंसिव कहेंगे। और जो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड रहते हैं उसको हम एक्सटर्नल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो क्वांटिटी पे डिपेंड रहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, इंटेंसिव क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, वॉल्यूम बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, ये वेट 2 बार आ गया, ठीक है, लेंथ बढ़ेगा, राइट, ये क्वांटिटी पे डिपेंड है सारी चीज़ें। लेकिन कोई भी कंपाउंड हो, वो फिर सपोज वाटर है, ठीक है, आप वाटर 10 लीटर लेके आओ, नहीं तो 1 लीटर लेके आओ, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा, कलर सेम ही दिखाई देगा, ठीक है। टेम्परेचर उसका एक पर्टिकुलर जगह पे आप रखोगे तो दोनों का टेम्परेचर एक ही रहेगा, ओके। लस्टरस प्रॉपर्टी या हार्डनेस, जो भी प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की, हाँ वाटर में तो नहीं रहती, लेकिन चलो कोई भी मैटर की वो सेम रहेगी। वो किस पे डिपेंड है, वो इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जो क्वांटिटी पे प्रॉपर्टी डिपेंड हो, क्वांटिटी पे डिपेंड हो,
उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और जो क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, क्योंकि वो इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें बहुत आती है उसमें। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी जो मैंने बता दिया वही यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दैट विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, उसको हम एक्सटेंसिव। एंड जो इंटेंसिव है independent of the amount of substance, okay, so temperature, density and so on. तो इसके आगे जाने से पहले यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या? एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, टाइप्स ऑफ सिस्टम, यहाँ से ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये बेसिक चीजें थी। रिवाइज कर दूं क्या क्या लिया है? टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ओके, ये सेकंड चीज, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। एंड नेक्स्ट एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके, तो ये तीन चीजें ली है। सॉरी। तो अभी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। कौन आ गया? अच्छा, कृष्णा भी आ गई, चलो। ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये न्यूमेरिकल में डाला जाता है, आइसोथर्मल, आइसोबोर, आइसोको, कोरिक वगैरह वगैरह, ये वर्ड यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना दिमाग में। ओके, सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है? सो हम जो भी चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं ए टू बी, ठीक है, तो उसके बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, प्रोसेस चेंज होना मतलब क्या होता है? कभी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कभी प्रेशर हम चेंज कर सकते हैं, कभी वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्टेट चेंज होगा, सपोज ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो चेंज हो सकते हैं, ओके। लेकिन बाकी सबको छोड़ दो और एक पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखो, उस पे बेस्ड है हमारे ये प्रोसेसेस, ओके। सबको हमें हैंडल नहीं करना है, एक टाइम पे एक को ही हैंडल करना है या एक को ही कांस्टेंट रखना है, ठीक है, बाकी को तो हम देख लेंगे, एक को कांस्टेंट रखना है, ओके। ये सिंप्लिसिटी के लिए। फर्स्ट, आइसोथर्मल, नाम में ही है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो जहां पे टेम्परेचर सेम होगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, ठीक है। ए टू बी हमने कन्वर्ट कर लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस था, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है T1 और इसका भी टेम्परेचर T2 नहीं लिखेंगे, T1 ही लिखेंगे, टेम्परेचर सेम है, ओके, आइसोथर्मल। या फिर डेल्टा टी निकालेंगे तो T1 माइनस T1 कितना आएगा? जीरो आएगा, ओके। सो ये बेसिक चीज एकदम छोटी सी, आइसोथर्मल। नेक्स्ट इसी के बेसिस पे है, ओके, आइसोथर्मल का देखो, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इस इक्वेशन के बेसिस पे बता रहा हूँ। जनरली जो वेरिएबल फैक्टर्स रहते हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन में सारे आ जाते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये मेन वेरिएबल्स हैं। मोल्स भी रहते हैं, लेकिन मोल्स को हम जनरली कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे तीन ही वेरिएबल है, ऐसे पकड़ लेते हैं, ओके। उसमें से टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रख लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो गए। सो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। नहीं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, देखो ये बिना देखे ये कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, याद आया? यही डायग्राम हमने देखी थी, मैंने कहा था एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, रीजन कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ओके। यहाँ से भी यही चीजें निकल के आती है। अब इस एनिमेशन को भी आप देख सकते हो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, ओके। यहाँ पे क्या किया है? प्रेशर 100% प्रेशर कम किया है, ठीक है, प्रेशर कम किया इसलिए ये ऊपर चला गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे तो ऑब्वियसली 100% प्रेशर कम किया है, तो ये मैं कह सकता हूँ P2 इज लेस देन P1, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ओके। किसी प्रोसेस को अगर आप रन करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे मतलब प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा एनिमेशन है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब मैं लिखूं तो ये स्टॉप हो जाता है, तो इसलिए मैं लिख नहीं सकता। प्रेशर पे ध्यान दो और ये कर्व पे ध्यान दो, इस पे वेट जैसे चेंज होता है उसके बेसिस पे।
सर P2 P1 से कैसे बड़ा है सर? वैसे देखा जाए तो P2 बड़ा होना चाहिए ना P1 से, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, तो फिर उसका वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हुआ ना। इस केस में बोल रहे हो ना? हाँ सर। देखो वॉल्यूम तो बड़ा है, V2 इज ग्रेटर देन V1, बराबर। हाँ ये तो बड़ा है ना, ये तो हाँ बड़ा है ना, ये छोटा हाँ है। और ये वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना प्रेशर से। हाँ। ओके, तो तो फिर 100% ये प्रेशर कम होगा तभी तो ये एक्सपांड हुआ ना। हाँ 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 E2 कम होगा तभी तो ये एक्सपांड हुआ ना, क्योंकि ये इनवर्सली है ना। हाँ सर। नेक्स्ट प्रोसेस इज adiabatic प्रोसेस। ओके, adiabatic, the process during which no heat enters or leaves the system। ओके, मतलब हीट अंदर भी नहीं आएगी और बाहर भी नहीं जाएगी। ठीक है, बाहर भी नहीं जाएगी, वैसे की वैसे ही रहेगी। तो हम तो अभी फोकस कर रहे हैं सिस्टम पे, मतलब ये हमारी सिस्टम है, ठीक है, और ये एडियाबैटिक में है। तो हमें सिर्फ सिस्टम के बारे में सोचना है। तो सिस्टम की जो हीट होगी, हीट को क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हीट चेंज होगी? तो हीट तो चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? ना बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, राइट। तो चेंज इन हीट कितनी रहेगी? जीरो रहेगी, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही, मतलब बाहर भी नहीं जा रही अंदर भी नहीं आ रही। ठीक है, हाँ इसको हम मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चेंज इन हीट ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब जीरो रहेगा। ओके, वैसे हम हीट को काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ क्यू की वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते। हर बार काउंट अगर करना ही है तो हमें डेल्टा क्यू को ही काउंट करना पड़ता है। ओके, तो इसी को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए बहुत बार डेल्टा क्यू की जगह पे सिर्फ क्यू भी यूज़ करते हैं। ओके, डेल्टा यूज़ नहीं भी करते, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वैल्यू को हम काउंट ही नहीं कर सकते। डेल्टा क्यू हो ही नहीं सकता, मतलब कोई दे ही नहीं सकता, राइट। चलो, सो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच, ये तो हो गया डेफिनेशन उसका। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, अभी पिस्टन है, प्रेशर इंक्रीज किया, नीचे चला गया, प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन हीट यहाँ से ना बाहर गई ना अंदर आई, राइट। तो यहाँ पे हीट का मतलब क्या है? एनर्जी समझ लो इसको। ओके, एनर्जी समझ लो। तो अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था उसको ट्रैवल करने, यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप एनिमेशन के थ्रू चाहे तो उसको देख लो, एनिमेशन के थ्रू देख लो। ये मॉलिक्यूल्स का कलर चेंज हो रहा है, मतलब क्या है? उनके काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये उसका रीज़न है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है, कैसे होगा? वही आइडियल गैस इक्वेशन में यूज करता हूँ। P1 V1 इज इक्वल टू NRT1। ओके, ठीक है, ये उसका टेम्परेचर, सेकेंड टेम्परेचर मुझे मालूम नहीं है, वो मुझे निकालना है। P2 V2 इज इक्वल टू NRT2, ये मुझे निकालना है। ओके, ये मेरी सेकेंड कंडीशन है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। लॉजिक को समझो। यहाँ पे प्रेशर है, पहले कम था, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, राइट। प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया। ओके, ये कम हो गया, मतलब ये इसके कंपैरिजन में प्रेशर ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम क्या है? कम है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्योंकि आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतने ही रेशियो से ये कम होता है? नहीं, वो रेशियो मेंटेन नहीं होता। तो बाकी की एनर्जी जाती कहाँ है? क्योंकि अगर जितना प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या है? एनर्जी है ना, हमने यहाँ पे एनर्जी अप्लाई की है। तो अगर एनर्जी अप्लाई की है और सारी की सारी एनर्जी का रिजल्ट वॉल्यूम डिक्रीज में नहीं दिखाई देता, तो फिर एनर्जी गई कहाँ? वो एनर्जी जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने में, या आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि थोड़ा सा बाउंस हो गया? कोई बताओ मुझे, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि समझा सर, समझा। समझा? वेरी गुड। सो उसका मेन रीजन है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो उसको यहाँ पे इसका इफेक्ट होता है और एनर्जी का रिजल्ट हमें काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर मतलब काइनेटिक एनर्जी का वो एक वर्च्यू है जिससे हम काइनेटिक एनर्जी को एक
अज्यूम कर सकता है कि कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। ओके, सो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू 0, चेंज इन हीट। नेक्स्ट वन आइसोबारिक, एकदम सिंपल सा है, चेंज इन प्रेशर 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चेंज इन प्रेशर 0, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेट रखा है, एक पर्टिकुलर है जो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और वेट यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करने का काम करता है। तो बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि वेट कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है, बाकी कुछ उसमें है नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा कब, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। वॉल्यूम को हमने, अब एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट रख दिए, तो वॉल्यूम चेंज होगा किसकी वजह से, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ पे एग्जांपल में देख लो, हीटिंग ऑफ वाटर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स वेपराइजेशन टेक्स प्लेस एट द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बेसिकली क्या होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में, चेंज इन प्रेशर 0 है, प्रेशर चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो 100% टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोरिलेशन देख लो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसी से निकाला है। ओके, टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओ वॉल्यूम घटेगा आइसोबारिक प्रोसेस में। ठीक है, जो सारे मैं कन्वर्जेंस ले रहा हूँ सिर्फ एक ही इक्वेशन से ले रहा हूँ, ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक, तो यहाँ पे वही कन्वर्टिंग फैक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, और ये स्ट्रेट लाइन है, क्यों, क्योंकि जो भी टेम्परेचर देते हैं ना, वो वॉल्यूम इंक्रीज करने के बजाय दूसरी जगह पे यूज होता ही नहीं ना, सवाल ही नहीं ना, कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज। नेक्स्ट वन आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम 0। नाउ फिर से वही चीज, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, कन्वर्टिंग फैक्टर ढूंढना है, 3 ही है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर डायरेक्टली कनेक्ट्स विथ टेम्परेचर। सो वो भी कैसा फैक्टर है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओ प्रेशर घटेगा। ठीक है, सिंपल सा कन्वर्जन है, कुछ उसमें लॉजिक है ही नहीं, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक मेन प्रोसेस है। लास्ट की एक प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, उसका ज़्यादा यूज़ तो फिलहाल तो हमें करना नहीं है, लेकिन एक चीज़ों को समझो, एक कॉम्पिटिटिव के हिसाब से है। ओके, सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एस करेंगे, और ये हमारा टारगेट है सपोज। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, ऐसे कन्वर्ट कर लिया, और वापस से दूसरे पाथ से हम गए और वहीं पे चले गए। ठीक है, हमारा पाथ अलग अलग है, ठीक है, पाथ अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वापस घूम फिर के हम टारगेट के पास गए, और टारगेट से फिर से घूम के हम यहीं पे आ गए। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चेंज क्या हो गया, मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँ तो चेंज क्या हुआ, मुझे ये नहीं मालूम कि आप कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ से आए, मुझे नहीं लेना देना। यहाँ पे आप कुछ काम करके आ गए ना, तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया मुझे ये ढूंढना है। आप कहाँ गए इसको छोड़ दो, कैसे गए छोड़ दो, कैसे आए छोड़ दो, चेंज क्या हुआ। दो चीज़ें चेंज नहीं होती, एक इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। अगर आप फिर से उसी स्टेट में आए हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी फिक्स है, मतलब वही तो उतनी ही है। ठीक है, आप फिर कहीं से भी आओ। एंड नेक्स्ट, चेंज इन एंथैल्पी, ये भी स्टेट फंक्शन होता है, तो ये भी आप कहीं से भी घूम के आओ, जिस स्टेट में आप आए हो वापस, ये इस पे डिपेंड करता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में ये दो चीज़ें हमेशा जीरो रहती है, अगर आप जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे घूम के आते हैं तो। पॉइंट समझ में आ गया, आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, घूम के यहाँ पे आओगे तो भी डेल्टा यू डेल्टा एच जीरो ही रहेगा। आप घर से जाओ, हाउस से जाओ, कहीं पे भी घूम के आओ वापस, वापस घर पे आने के बाद आपकी, आपको लगेगा एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन एज पर थर्मोडायनेमिक्स आपकी इंटरनल एनर्जी एंड ये एंथैल्पी उतनी ही रहेगी, मतलब घर का काम आपको करना ही पड़ेगा। बेसिक चीज़ ये है। चलो, साइक्लिक एनर्जी हो गया। नेक्स्ट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, एकदम सिंपल है। एक सिंपल वे से आपको बता देता हूँ, ताकि ये मतलब ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आपको समझ में आ जाए। ओके, ये कार है या बस पकड़ लो, जो भी है, कुछ लोग यहाँ से धक्का दे रहे हैं इसको, अच्छा उनके पैर जमीन पे नहीं है, अब आ गए, हाँ,
तो कुछ लोग यहाँ से धक्का दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से धक्का दे रहे हैं, ठीक है। अब ये एक ही आदमी ऐसे मत पकड़ना, कुछ लोग हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से धक्का दे रहा है, ये यहाँ से धक्का दे रहा है, बस इस तरफ आइडियली जाना चाहिए, ओके। तो इस तरफ ये धक्का दे रहा है तो इसको हम कहेंगे ड्राइविंग फोर्स, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए हम कहेंगे क्या कहेंगे वो, अपोजिंग फोर्स कह सकते हैं फिलहाल, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। ये गाड़ी बंद है फिलहाल, तो ये दोनों भी अपनी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये व्हीकल अब यहाँ पे भी जा सकती है और रिवर्स भी आ सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इनकी एनर्जी या इनकी कंपैरेटिव एनर्जी पे डिपेंड करेगा। इसको हम कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि ये बस अब इस स्टेट में कहाँ पे जाएगा, आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, ठीक है। और बस न्यूट्रल में है, ये भी मैं पहले ही बता दूं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि गियर में होगी तो हिलेगी नहीं। तो ये न्यूट्रल में है, आगे से और पीछे से जो भी एनर्जी है उस पर डिपेंड करेगा कि ये बस कहाँ पे जाएगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जिसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और उसका डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, व्हेन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय अ स्मॉल क्वांटिटी, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर्स बाय अ स्मॉल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, इसने थोड़ी सी कार को आगे निकाल लेके गया, इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर ये अपनी एनर्जी फिर से लगाएगा, ये फिर से अपनी जगह पे लेके आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स का जो डिफरेंस है ना, उसी से हमें पता चलती है रिएक्शन कहाँ होगी, और उसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, ओके। अब इसी चीज को आप ऐसे पकड़ो, ये ढलान है और यहाँ पे ये बस खड़ी है, ठीक है। वही बस है और वही दो आदमी है सपोज यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अब आदमी को ड्रॉ नहीं करता हूँ, समझ लेना ये आदमी है। तो अब देखो, ये हमारा ड्राइविंग फोर्स था, ये हमारा अपोजिंग फोर्स था। क्या लगता है अपोजिंग फोर्स टिकेगा? बिल्कुल नहीं ना, ये नीचे जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स इतना बड़ा है, अपोजिंग फोर्स के सामने कुछ भी नहीं। तो ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये 100% सीधी नीचे जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, रिवर्स आने का सवाल ही नहीं आता, उसको हम नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। वेयर ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर्स बाय अ लार्ज क्वांटिटी, तो उसको हम नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। तो ये डेफिनेशन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स के बेसिस पे, ओके। तो ये उसका डेफिनेशन, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर्स बाय स्मॉल क्वांटिटी ओनली, रिवर्सिबल के लिए एंड इरिवर्सिबल के लिए वाइस वर्सा। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट वन इज इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। थोड़ा सा कोरिलेशन फाइंड आउट करना है हमें। इंटरनल एनर्जी को हम ई भी कह सकते हैं या यू भी कह सकते हैं। लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा डेल्टा ई लिखा था, ठीक है। तो हम ई भी एग्जाम में भी ई भी यूज कर सकते हैं या यू भी यूज कर सकते हो। हीट के लिए क्यू यूज करते हैं एंड वर्क के लिए डब्ल्यू यूज करते हैं। तो ये तो कोई ये तो बेसिक चीज हो गई। चलो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। एवरी सिस्टम having some quantity of matter is associated with definite amount of energy. This energy is known as internal energy. कोई भी सिस्टम जो है उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी मैटर की रहती ही है, ठीक है, रहती है सिस्टम में। और उस मैटर के पास जो भी एनर्जी है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास रहती है, कोई किसी भी मैटर के पास, उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो एक स्लोप है, यहाँ पे एक डैम है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी लास्ट में एक वाटर है, ठीक है। उसकी इंटरनल एनर्जी है, इसकी इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होगी। U1 कहूँ और U2 कहूँ इंटरनल एनर्जी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। U2 पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, इसको आप थोड़ा सा ओपन करोगे तो बहुत फास्ट नीचे जाएगा। एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, नीचे जाएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा, ओके। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएगी, राइट। बेसिकली यहाँ पे हमें इजीली पता चलता है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। सेम चीज रिएक्शन के साथ भी, व्हेन ए कन्वर्ट्स टू बी, ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। इंटरनल एनर्जी की मैं बात करता हूँ। आपको याद है हमने जब भी कॉन्जुगेशन लिखा था ऑर्गेनिक रिएक्शंस में,
हमने हर बार एक सेंटेंस यूज किया था, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा रिएक्शन या कंपोनेंट वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, या फिर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी चीज हो, चाहे मैटर हो या केमिकल मॉलिक्यूल्स हो, मैटर हो मॉलिक्यूल कुछ भी हो, दे टेंस टू कन्वर्ट इनटू अ लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट में वो जाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वो इंटरनल एनर्जी मतलब ये तो हम एनर्जी पढ़ना अभी स्टार्ट किया है, इंटरनल एनर्जी उसका एक छोटा सा पार्ट है, ओके। ओवरऑल एनर्जी किसी भी मैटर के हो कम ही चाहिए, ओके। कुछ टाइम के लिए उसकी एनर्जी हाई हो सकती है, वो नॉर्मल है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे रुकेगा नहीं, कोई भी मैटर वो नीचे वापस से आ जाएगा अपनी ओरिजिनल एनर्जी के पास, ओके, ओरिजिनल एनर्जी के पास। फॉर एग्जांपल किसी भी आदमी को गुस्सा आता है, आपको भी आता होगा, ठीक है, गुस्सा आता है तो बहुत एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, गुस्से की एनर्जी रहती है वो, लेकिन क्या वो कितने देर टिकती है वो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आप आ ही जाते हैं, ओके। या फिर हमने जो एटम देखा था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, हाईएस्ट स्टेट में चला जाता है, ठीक है, चला गया, उसके बाद वापस तो आता ही है ना, वो यहाँ पे थोड़ी ना रहता है, वो वापस आना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसी को अभी थोड़ा सा ढूंढना है। सो बेसिकली इंटरनल एनर्जी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कनेक्टेड विथ या रिलेटेड विथ मैटर, उसमें कौन कौन सी होती है, अगर विजुअली बात करें, किसी भी सपोज आपने एक ग्लास में वाटर ले लिया, इसमें इंटरनल एनर्जी कहाँ है, कौन सी है, किसको डिफाइन कैसे करोगे इंटरनल एनर्जी को। तो वाटर के अंदर जो ट्रांजिशनल वाइब्रेशंस होते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशंस होते हैं, कोई भी वाइब्रेशंस वगैरह होता है नहीं, सारे वाइब्रेशंस को मिला के जो एनर्जी उसको हम कहते हैं ई या इंटरनल एनर्जी। ये कम से कम वाइब्रेशंस में लेके आया हूँ, ये आपको स्लाइड दिखाई भी थी मैंने। तो ये कुछ वाइब्रेशन से, सारे वाइब्रेशन की एनर्जी तो लगती ही है, ये पूरे वाइब्रेशन की एनर्जी का समेशन मतलब इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो ये बहुत फास्ट वाइब्रेट होंगे, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। आगे जाके आपको स्टडी करना है, इनके वाइब्रेशंस भी बहुत ये फनी तो है ही, लेकिन उनके नाम भी बहुत अच्छे हैं, ये बैंड वाइब्रेशन, सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस। चलो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पॉइंट हमें हेल्प करेगा इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए, ठीक है, तो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये क्वांटिटी पे डिपेंड है कि नहीं, क्वांटिटी पे डिपेंड है कि नहीं, यस और नो, यस। यस, हाँ, अभी हमने देखा था। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट प्रॉपर्टी, ये स्टेट पे डिपेंड है, पाथ पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं होगा, नो। इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मतलब यही चीज होगी, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस। जब अभी हमने देखा था डेल्टा ई जीरो था ना साइक्लिक प्रोसेस में, तो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो गया। द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर है जो जिसके थ्रू हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी को गेस कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। इज अ फंक्शन ऑफ मतलब ये डिपेंड्स ऑन, ऐसे आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर पे डिपेंड है। इसका ये मतलब नहीं कि टेम्परेचर मतलब एनर्जी, टेम्परेचर कभी एनर्जी नहीं होती, टेम्परेचर मतलब एनर्जी कभी नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर जीरो हो सकता है, एनर्जी कभी जीरो नहीं होती। तो एक चीज को समझ लेना, टेम्परेचर मतलब एनर्जी नहीं, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इफेक्ट करता है इंटरनल एनर्जी पे, और इंटरनल एनर्जी मतलब एनर्जी है, ओके। टेम्परेचर जीरो हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं होगा, ओके। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो छोटे छोटे चीजें रहती है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, तो वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। तो केमिकल मतलब इसके बाद केमिकल नेचर भी होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इस पर भी डिपेंड रहता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ ई मतलब इंटरनल एनर्जी इज अर्ज, ये ऐसा यूनिट है, या सीजीएस में, सॉरी, अर्ज इन सीजीएस और जूल्स इन एसआई, ओके। ये कन्वर्टिंग फैक्टर यहाँ पे कंसिडर मत करो, ये मैं आगे दूंगा आपको, ठीक है, तो ये करेक्ट करना अभी भी बाकी है।
तो ये उसकी ऐसा यूनिट हम आगे जाके देखेंगे, जो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे आगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए। नेक्स्ट, एक वेल नोन स्टेटमेंट हमें मालूम है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, एक स्टेटमेंट वो मालूम है। एंड सेकेंड, इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये पॉसिबल भी नहीं है और नेसेसरी भी नहीं है क्यू के वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल, मतलब हर बार हम डेल्टा क्यू कैलकुलेट करेंगे। क्यू कैलकुलेट का सवाल ही नहीं आता, क्यू जरूरत भी नहीं है, नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी, कर भी नहीं सकते और जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो क्यू का तो सवाल खत्म हो गया। तो डेल्टा क्यू के ही बारे में बात करेंगे। कभी कभी डेल्टा क्यू की जगह पे सिर्फ क्यू लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको बस। ओके, हीट, एक मिनट, ये किसके बारे में था, सॉरी, ये हीट के बारे में नहीं था, ये इंटरनल एनर्जी के बारे में था। ये इंटरनल एनर्जी के बारे में, मैंने हीट के बारे में आपको बता दिया। इट इज नाइदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। मतलब सिर्फ यू की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेल्टा यू ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हीट के बारे में भी वैसे ही है, हीट का भी सेम है। ओके, हीट is the form of energy again. It flows from one system to another system because of the difference in temperature. तो हीट किसको लेके आता है, मतलब हीट किसके बेसिस पे है, मतलब ये अगेन टेम्परेचर के बेसिस पे, या टेम्परेचर डिफरेंस या इंटरनल एनर्जी डिफरेंस, ये डिराइव करता है हीट को। ओके, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, ये तो हमें मालूम है। एक रॉड पकड़ लो, एक को आपके हाथ में पकड़ो, यहाँ पे कुछ उसको हीट दे दो, फ्लेम दे दो, आधा एक घंटा पकड़ो, आपको ये लॉ समझ में आ जाएगा, है ना। हाथ भी नहीं रहेगा तो समझ में आ ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये तो हो गया हीट एंड वर्क के बारे में, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, हीट मतलब सिस्टम के बारे में बात करनी है, तो टेम्परेचर जहाँ पे है डिफरेंस, वहाँ पे हीट मूव होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब हमें साइन कन्वेंशन देखना है फॉर हीट एंड वर्क। तो फिर से मैं कह दूं, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे है। ठीक है, ये पिस्टन पे मेरा फोकस है ओनली। मैं जो भी बात करूंगा, मैं पिस्टन के हिसाब से बात करूंगा, मैं सराउंडिंग के हिसाब से बात नहीं करूंगा। इसके बाहर यूनिवर्स या सराउंडिंग के बारे में बात नहीं, मैं इसके सिर्फ ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में ही बात करूंगा, उसी को स्टडी करूंगा। ये साइन कन्वेंशन उसके लिए। अगर मैंने इसको हीट दे दी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब हीट भी बढ़ेगी, राइट। टेम्परेचर दे दिया, हीट भी बढ़ेगी। ओके, तो हीट बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हीट आ गई, पॉजिटिव से वैल्यू होगी। तो यही हमें देखना है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको पूरे सेंटेंस आ जाए, और बाद में मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर यहाँ पे हमने हीटिंग दे दी, ठीक है, यहाँ पे हीटिंग दे दी, लेट्स कंटिन्यू। सो पहला पॉइंट, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। तो इसने हीट एब्सॉर्ब की है, हम सिस्टम के बारे में बात करें तो उसको एनर्जी मिली, तो वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अगर इसने बाहर एनर्जी दे दी तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी एनर्जी की, मतलब क्यू नेगेटिव। सिस्टम को फोकस करो। ओके, नेक्स्ट, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसका एग्जांपल देता हूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। पिस्टन है, यहाँ पे ये पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ वेट वगैरह रखा है। ये वेट को आप बढ़ा दो तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पिस्टन। ठीक है, वेट बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन हुआ, किस पे हुआ, सिस्टम पे हुआ, क्योंकि सिस्टम को कॉम्प्रेस किया ना। कॉम्प्रेशन किसका हुआ, सिस्टम का हुआ ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, ऑन द सिस्टम। तो ये जो वर्क डन करने के लिए एनर्जी लगी ना, एनर्जी लगी, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी अप्लाई की, गई कहाँ, सिस्टम को मिली कि नहीं, राइट। स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे बहुत बड़ी लंबी स्प्रिंग है, आपने फोर्स अप्लाई किया तो स्प्रिंग तो छोटी हो जाएगी,
आपने एनर्जी यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है, वर्क डन किया, यहाँ पे वर्क डन किया, एनर्जी अप्लाई की, एनर्जी गई कहाँ, वो एनर्जी मिल गई इसको, तो इसने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसको ऐड करके रखा है, अपने बॉडी में संभाल के रखा है, तो डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वर्क मतलब एनर्जी जो आपने अप्लाई की, इसने स्टोर करके रखी है, तो सिस्टम के हिसाब से डब्ल्यू मतलब पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो, मतलब ये स्प्रिंग ने बाहर उसको पुश किया, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई, तो उसने काम किया है ना, वर्क डन किया है, बाय वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो इसने काम किया। अब इसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ना, क्या हो गई, एनर्जी घट गई, इंटरनल एनर्जी यूज की, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस तरीके से इसको याद रखना, ठीक है, सिस्टम को फोकस करना, क्यू, क्यू तो इजी है, डब्ल्यू को याद रखना, कब पॉजिटिव एंड कब निगेटिव आता है, डब्ल्यू को एनर्जी की तरह लेना, ठीक है। सिस्टम पे अगर वर्क हो रही है, वर्क डन, तो ऑब्वियसली डब्ल्यू बढ़ेगा, मतलब एनर्जी स्टोर करके रखता है। स्प्रिंग का एग्जांपल आपको मैंने दिया अभी। नेक्स्ट वन, वर्क, बहुत सारे उसके फॉर्मूलेज है, ये इतने सारे फॉर्मूलेज है, उसमें से ये मैकेनिकल वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमें यूज करना है। दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज फ्लो, तो ये फिलहाल तो हमें यूज नहीं करना है, ये फिजिक्स में है आपको। एक्सपांशन वर्क, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, पी डेल्टा वी, ये भी हमें यूज करना है, इसलिए रेड कलर में है। एंड ग्रेविटेशनल वर्क, एम जी एच, मसाले, सच सच, ये जो है ये भी हमें यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वन, अब ये छोटा सा फॉर्मूला है, कन्वर्टिंग फैक्टर, कन्वर्टिंग नहीं, क्या कहेंगे उसको, डेरिवेशन है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क के बारे में डिस्कशन है। ओके, सो यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का ये ए कंसिडर किया है यहाँ पे, ठीक है, एरिया को ए कंसिडर किया, प्रेशर ऑन पिस्टन पी कंसिडर किया है, वर्क डन कितना होगा, वही हमने जो फॉर्मूला देखा देखा उसके हिसाब से, प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी प्रेशर नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स मतलब क्या है, प्रेशर इंटू एरिया, तो वर्क डन इज नथिंग बट माइनस पी डेल्टा वी। फॉर्मूला याद रखो, और शायद आपको याद भी होगा, तो ये ज़्यादा देखने वाली बात है भी नहीं। ओके, नेक्स्ट, वर्क ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैसेस, मीनिंग समझो, आइसोथर्मल डेल्टा टी जीरो, ठीक है, रिवर्सिबल है और एक्सपांशन भी है। एक्सपांशन का मतलब क्या है, स्प्रिंग बड़ी हो गई, स्प्रिंग पहले छोटी थी, एक्सपांशन मतलब बड़ी हो गई, मतलब वर्क डन इसने किया है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, एक्सपांशन है, कॉम्प्रेशन होता तो पॉजिटिव लिखता मैं इसको, ओके। एक चीज, रिवर्सिबल का भी मतलब मैंने आपको बता दिया था कि ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय स्मॉल क्वांटिटी, ओके। ये छोटा सा डेरिवेशन है, बाकी कुछ नहीं। स्मॉल वर्क इज नथिंग बट माइनस पी डेल्टा वी, उसका डेरिवेशन लिया है दोनों तरफ, फ्रॉम V1 टू V2, ये V1 टू V2 है, ठीक है, यहाँ पे V1 टू V2, देन पी डेल्टा वी मतलब क्या है, तो प्रेशर की जगह पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी रहता ना, इज इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर की जगह पे सिर्फ ये डाल दो, वी को यहाँ पे लेके जाओ, प्रेशर इज नथिंग बट एनआरटी अपॉन वी, तो ये जो वैल्यू है ना एनआरटी अपॉन वी की, तो यहाँ पे उन्होंने प्लेस की है, बाकी कुछ नहीं किया, ओके। अब एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो हमने पहले ही आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लेके आइए, ठीक है, बाकी सिर्फ बचा क्या, डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वी फ्रॉम V1 टू V2, तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल कन्वर्जन किया है, एंड देन आपको फाइनल इक्वेशन जो मिला, W इज इक्वल टू -2.03 nRT log ऑफ V2 माइनस V1, ये वैल्यू को निकाल दोगे तो ln लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये ln को हम तो लिखते नहीं है, हमारे सारे इक्वेशंस लॉग में ही रहता है, 2.03 nRT log ऑफ V2 माइनस V1 log टू द बेस 10 ना, अगर आपको लॉग बुक मिल जाए तो, ओके। वॉल्यूम एंड प्रेशर में भी एक कोरिलेशन है, हमें ये भी मालूम है, पी इज इक्वल टू एनआरटी, और ये सारा कांस्टेंट है ना अभी, ओके, तो प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी,
या कांस्टेंट अपॉन वी। तो इसी को यहाँ पे यूज किया है। V2 मतलब प्रेशर, अगर P2 लिखे तो ये नीचे आ जाएगा, देखो कहाँ गया, ये नीचे आ गया, ये कन्वर्जन फैक्टर यूज किया है यहाँ पे। ओके, तो दो फॉर्मूले को याद रखना है, ये और पहले का। तो ये मैथमेटिकल स्टेप्स है, आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा यूजफुल रहेंगे कॉम्पिटिटिव के लिए, इस पर, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट ले लिया, हमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, अदरवाइज ये मैथमेटिकल स्टेप्स है, उसको आप समझ सकते हो, नहीं तो मुझे बता दो, अगर कोई पॉइंट आता है समझ में नहीं आता तो बताओ मुझे, कोई सी स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, यस और नो? हीट, वर्क, क्यू की वैल्यू, मतलब पॉजिटिव साइन कब, नेगेटिव साइन कब, एंड ये सारे फॉर्मूले, ये सारी चीज़ें, ये डेरिवेशन भी। अगर नहीं समझा है तो मुझे जस्ट लेट मी नो कि कौन सा फैक्टर आपको समझ में नहीं आया, मैं उसको डिटेल में लूंगा। बताओ। बाकी लोगों को समझा कि नहीं यहाँ तक? अगर कोई पॉइंट नहीं समझा तो पूछ लो, मैं रिवाइज कर दूंगा, मुझे बताओ तो सही। समझे सर? ओके, वर्क, वर्क के बारे में देखो, वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये पाथ फंक्शन है, सिंपल सा पॉइंट है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा टारगेट, ये एक रोड है ऐसे, दूसरा रोड है ऐसे ऐसे। ओके, ये शॉर्टकट नहीं है। तो अगर किसी को भी कहा जाए कि यहाँ से एक 10 किलो का सामान लेके इस रोड से जाओ, तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इस रास्ते से जाओ तो कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, इट्स अ स्टेट फंक्शन, इट्स नॉट अ पाथ फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वर्क signifies that the work has been done on the system, ठीक है, by the surrounding, and it leads to an increase in the internal energy। तो W जब भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसने वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर करके रखी, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखी। स्प्रिंग का एग्जांपल याद है ना आपको, स्प्रिंग छोटी हो गई तो वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में उसने स्टोर करके रखी। ना, वॉल्यूम ऑफ आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बहुत सारी वैल्यूज है, मार्क करके देता हूँ, उतने वैल्यूज को एटलीस्ट याद रखना, ठीक है, विथ यूनिट। ये फर्स्ट है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सेकेंड ये 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। डिफरेंस कहाँ पे आता है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। आप यहाँ पे देखो, सब जगह पे मोल केल्विन है, मोल केल्विन है, मोल केल्विन है, मोल केल्विन है, राइट। चेंज कहाँ पे, चेंज प्रेशर एंड वॉल्यूम पे है। यहाँ पे देखो जूल है, एनर्जी का यूनिट है, यहाँ पे देखो प्रेशर वॉल्यूम का यूनिट है। ओके, यहाँ पे फिर से ये लीटर था तो यहाँ पे मीटर क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे कैलोरीज है। तो इतना ही डिफरेंस है। और याद भी क्या रखना, ये सारे पहले चार चीजें याद रखना। इसको तो आप राउंड फिगर 2 ले सकते हो, 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू डायरेक्टली आप 2 ले सकते हो फॉर कैलोरीज, कैलोरीज का अगर यूनिट आता है तो, ठीक है, आपको चाहिए होगा कैलोरीज का यूनिट तो। ओके,
सो ये बेसिक सी चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। चेंज होता है तो पी एंड वी की वजह से ही चेंज होता है, इतने सारे चेंजेस फिर पी एंड वी की वजह से, बाकी के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, और जो मैंने आपको कहा था ना कन्वर्टिंग फैक्टर्स, बाद में बता दूंगा, तो ये सारे कन्वर्टिंग फैक्टर्स है उसके। कैलोरीज का जूल्स के लिए 4.184, कैलोरीज का अर्थ के लिए 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है सिर्फ। जूल टू कैलोरी, सॉरी कैलोरीज, जूल टू कैलोरीज। लेकिन ये सारे कन्वर्टिंग फैक्टर्स है, उतने कभी कभी देते हैं, कभी कभी देते नहीं है, तो आपको याद होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है। और ये शायद आपको फिजिक्स में भी काम पे आते होंगे, फिजिक्स में भी, या मुझे मालूम नहीं फिजिक्स में एग्जाम में देते हैं कि नहीं देते हैं, आई डोंट नो। ओके, थर्मोडायनेमिक लॉ, जीरोथ लॉ, एकदम बेसिक सा लॉ है। अगर ए सिस्टम बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, नहीं गलत हो गया, ए सिस्टम बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड सी इक्विलिब्रियम में है। सिंपल सा लॉजिक है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो इसको आप ऐसे समझ लो, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको एक पजल लेके आता हूँ, ये इसको कनेक्ट है, पाइप है, ये इसको कनेक्टेड है, यहाँ पे फिलहाल ये ब्लॉक है, यहाँ पे इतना वाटर है, इतना नहीं बहुत ज़्यादा वाटर है। ओके, कुछ समय बाद ये जो वॉल चालू किया जाएगा, तो यहाँ से पानी यहाँ पे चला जाएगा ना, यहाँ से। अगर इसका लेवल इतना है, लेवल 1, तो इसका भी लेवल उतना ही होगा, लेवल 2, और इसका भी लेवल इतना ही होगा, लेवल 3। सिस्टम ए बी सी, सिस्टम ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे आप वाटर डाल दो, इसकी लेवल बढ़ाओ, तो थोड़ी देर बाद इसकी घटेगी, इसकी मतलब इसकी और इसकी तीनों की लेवल सेम हो जाएगी, क्योंकि तीनों भी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा आते होंगे, या फेसबुक पे आते होंगे, आपने देखा होगा, कौन सी बॉटल या कौन सा कंटेनर पहले फिल होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा एम्प्टी रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, बेसिक सा लॉ है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो ये सबको मालूम है, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ कन्वर्ट होती जाएगी। सो एक पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी हमने E1 ले ली, फाइनल E2 ले ली, सपोज ये E1 है, नहीं यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो ये E1 है, ये E2 है, ठीक है। कुछ हीट एब्सॉर्ब की या वर्क डन किया, उसके बाद ये E2 कितनी बनी, मतलब E1 से E2 हम कैसे लेकर गए उसको, दो ही चीज़ें की है ना हमने, एक तो हमने उसको क्यू हीट दे दी, या फिर वर्क डन परफॉर्म किया, ये दो ही चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो हीट दे दी या फिर वर्क डन मतलब क्या है, पीवी, पी डेल्टा वी ना वर्क डन मतलब, और हीट मतलब क्या है, हम इसको टेम्परेचर से गिनते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहते हैं, पीवी इज इक्वल टू व्हाट, एनआरटी। तो टी मतलब ये डिपेंड करता है क्यू पे, या क्यू टी पे डिपेंड करता है, एंड डब्ल्यू डिपेंड करता है इस पे। तो हम सिर्फ दो ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो वर्क डन कर सकते हैं या क्यू में चेंज कर सकते हैं, ये दो ही चीज़ें कर सकते हैं किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी E1 है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी E2 है। तो हमने सपोज ऐसे कंपेयर करो कि एनर्जी बढ़ाई है तो दोनों भी किया है, वर्क डन भी परफॉर्म किया है, क्यू भी हीट भी दी है। तो E2 की वैल्यू कितनी रहेगी, लॉजिकली E2 इज इक्वल टू E1, मतलब जो पहले इसके पास एनर्जी थी वो, प्लस हीट बढ़ाने के बाद हीट की वजह से जो एनर्जी आ गई वो, प्लस वर्क डन करने की वजह से जो एनर्जी उसके पास आ गई। तो इन तीनों की एडिशन, ये तीनों की एडिशन मतलब E2। पॉइंट समझा कि नहीं समझा, क्या और एक बार एक्सप्लेन करूँ इसको। समझा कि नहीं, अच्छा चलो एक्सप्लेन करता हूँ। ये सपोज एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास एनर्जी मतलब पैसे, ठीक है, पैसे, हाँ पैसे ही समझ लो फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे जो भी पैसे है उसके पास, इसको रिच करने के लिए, इसको रिच बनाने के लिए दो तीन मेथड है। ओके, फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, कोई फैमिली वाला इसको पैसे दे देगा, प्रॉपर्टी दे देगा, ठीक है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, भाई ये रिच हो जाएगा।
ओके, इसको रीच ही करना है ना, मतलब उसके पास कुछ पहले अमाउंट है, दूसरी एनर्जी या अमाउंट हाईएस्ट लेवल में उसको लेके जाना है। दो ही मेथड है, या तो कोई उसको दे दे या वो कमाए। ओके, अब दोनों भी चीजें हो गई, उसने कुछ वर्क डन किया, कमा लिया कुछ, ठीक है, और कुछ उसने घर वालों ने उसको पैसे दे दिए, राइट। तो उसके पास अब S2 की वैल्यू कितनी है, मतलब उसके पास कितने पैसे हैं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कि इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तो पहले उसके पास कितना था, कुछ तो कुछ पैसे उसके पास पहले होंगे, प्लस उसने कितने कमाए, प्लस घर वालों ने कितने दिए, इन सब के एडिशन, मतलब ये लास्ट में उसकी एनर्जी बनेगी। खर्चा कुछ किया ही नहीं, हाइपोथेटिकली ऐसे समझो कि कुछ खर्चा किया ही नहीं उसने, उसने सिर्फ पैसे जमा करके रखे हैं। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। हम स्टेट चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, Q या W ऐड करना पड़ेगा, तो सबकी एडिशन, उसको हम कन्वर्ट होता है टोटल एनर्जी में, लास्ट में जो एनर्जी बचती है वो, या सेकंड स्टेज पे। क्लियर इनफ कि कुछ डाउट है, क्लियर हो गया कि कुछ डाउट है, बताओ तो। क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है अभी यहाँ पे, डेरिवेशन क्या, वो ज़्यादा कुछ हैवी नहीं। E2 इज इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W, तो मैं इसको यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, ये पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, देखो ये निगेटिव हो गई। E2 माइनस E1 मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W। ओके, और Q तो ठीक है, W विच इज ऑब्वियसली P डेल्टा V। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना, हमने क्या कहा था, एनर्जी दे दी, तो दे दी मतलब क्या है, स्प्रिंग छोटी हो गई, वर्क डन ऑन द सिस्टम, स्प्रिंग छोटी हो गई, छोटी हो गई मतलब उसने एनर्जी को स्टोर करके रखा है, W की वैल्यू प्लस होगी, ठीक है। इसने अगर वर्क किया बाहर तो ये माइनस हो जाएगी, राइट। सो W, ये जो फॉर्मूला था एज इट इज हमने P डेल्टा V एज इट इज उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, नहीं तो ऐसे समझो, कोई फर्क नहीं उससे पड़ने वाला नहीं, ठीक है। ये कन्वर्जन ऐसे ही होता है, क्योंकि देखो आप, शायद आपको यहाँ पे लगे होगा कि W अगर वर्क डन हम कर रहे हैं तो W की वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए, ओके, लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव आ गई, ऐसे कैसे हो गया, मतलब अगर हम उसको पैसे दे रहे या वो एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, सिस्टम को एनर्जी दे रहे, वो स्प्रिंग है, वो छोटी हो गई, स्प्रिंग छोटी हो गई मतलब W की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एनर्जी मिल गई ना, W की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे निगेटिव कैसे हो गई, तो वॉल्यूम को देखो, चेंज इन वॉल्यूम है यहाँ पे, ये चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ही होने वाला है वो आगे जाके, तो ये निगेटिव वैल्यू से धोखा मत खाना कि ये निगेटिव कैसे हो गया, ये डेल्टा V की वजह से निगेटिव हो गया, वॉल्यूम कम होता है ना, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम कम होता है तो ये निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, आप कुछ समझेगा आगे, ओके। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट उसको ट्राई करो, एक आंसर तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कैलकुलेटर वगैरह यूज करना है कर लो, एक बार ट्राई करो बस, क्या आता है मुझे देखना है, आता है कि नहीं आता है वो भी देखना है। 2 मिनट देता हूँ, देखो। आंसर भेजते जाओ, कौशल का आंसर मिल गया है, और विथ साइन चाहिए मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव, ट्राई कर लो एक बार।
गलती समझ में आ गई? हाँ सर। देखो, एटलीस्ट ये तो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, एटलीस्ट दिस वन। ओके, बाकी तो कन्वर्टिंग फैक्टर वगैरह है, जूल में -50, ठीक है, जूल्स। और एक और चीज़, ये निगेटिव में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये क्या हुआ है, गैस क्या हुआ है, एक्सपांड हुआ है। गैस एक्सपांड हुआ तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ गई। अगर गैस कॉम्प्रेस होता तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आती। गैस कॉम्प्रेस होता तो वैल्यू पॉजिटिव में आती। स्प्रिंग कॉम्प्रेस की तो वैल्यू पॉजिटिव में आती। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? जो मैं आपको बताना चाहता था, ये बताना चाहता था, ये W यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है। निगेटिव में मतलब क्या हो गया, ये मुझे बताना था इस न्यूमेरिकल के थ्रू। ओके, सो इस छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना। एक्सपांड हुआ, वर्क डन कितना आया, नेगेटिव आया। कॉम्प्रेस किया होता तो वर्क डन पॉजिटिव आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर वेपराइज अगेंस्ट। तो ये आंसर दिखा देता हूँ। ओके, कुछ भी नहीं, यहाँ पे डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। उसके लिए वी को आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट किया है। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन बिहेवियर उन्होंने कहा है ना, ठीक है। तो सिंपल सा वर्क डन कन्वर्ट किया है उन्होंने, मतलब ये वैल्यूज निकाल के लाई, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, और आपको होगा कि डेल्टा वी की वैल्यू डायरेक्टली ये कैसे ले ली, क्योंकि ये पहले कौन से स्टेज में था, मोल ऑफ वाटर वेपराइजेस अगेंस्ट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपराइजेस का है मतलब पहले लिक्विड था। लिक्विड का और गैस का वॉल्यूम कंपेयर करें तो लिक्विड का निग्लिजिबल है, निगलेक्ट कर दो, गैस का ही वॉल्यूम ले लो, ठीक है। इसलिए ये डायरेक्टली ले लिया और कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, एन की वैल्यू 2 है, इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये रिवर्सिबल वर्ड ने चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि ये फॉर्मूला यूज करना है, याद रखना इस चीज को, रिवर्सिबल ने बता दिया। ओके, रिवर्सिबल ने बता दिया चिल्ला के कि यही फॉर्मूला यूज करना है। नहीं तो हमारे पास पी डेल्टा वी भी था ना, वो रिवर्सिबल के लिए नहीं है, नॉन रिवर्सिबल के लिए। ओके, टाइटल को अगर आपने देखा होगा, ये रिवर्सिबल के लिए यही फॉर्मूला होता है, बाकी तो कैलकुलेशन एंड कन्वर्जन का फैक्ट ये है। ये मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा, चाहे तो आपको अगर देखना है तो यू कैन गो थ्रू। आइसोथर्मल रिवर्सिबल, फॉर्मूला क्लिक हो गया होगा, बिना ये सारी चीजें देखे फॉर्मूला क्लिक हो गया होगा। देखो, समझ में आ रहा है किसको पॉइंट आउट करना है, कौन सी चीज देखना है, ठीक है। बाकी चीजें देखो, हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला जनरली हम यूज तो करते ही नहीं है, मसालों वाला। चल, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट, एंथैल्पी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या, या किसी को कोई डाउट है? चलो, एंथैल्पी पहले इसको समझ लो, हाँ, क्या है, क्या वो चीज। एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड बाय H
डेफिनेशन पहले देख लेते हैं. इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क. तो इंटरनल एनर्जी का मतलब ना हमने देख लिया, अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं, ये होता है वो होता है सारी चीजें, ठीक है. लेकिन सिर्फ इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कभी भी नहीं. दो टाइप के एनर्जीज होते हैं. वर्क की वजह से भी एनर्जी स्टोर होके रहती है, ठीक है. तो उसी को हम एंथैल्पी कहते हैं. वर्क मतलब प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. ओके, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. तो अगर सपोज सिलेंडर है, अंडर प्रेशर है ना ये बहुत, ठीक है. तो अंडर प्रेशर है इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है इसका मतलब उसने बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखी है. एनर्जी क्या ये सिर्फ यू से एक्सप्रेस एक्सप्रेस हो सकती है? नहीं, ठीक है. तो टोटल जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम कहेंगे एंथैल्पी. और उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये फॉर्मूला है, ये एक मेथड है जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अब ये हमारे इंटरनल एनर्जी हो गई. शायद पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है. आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊं तो पहले सबको लगता था क्यू मतलब इंटरनल एनर्जी, क्यू हीट मतलब इंटरनल एनर्जी. बाद में पता चला क्यू नहीं होती, यू मतलब इंटरनल एनर्जी. और यू को कैसे कोरिलेट किया क्यू के साथ, याद है किसी को? यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू. ऑब्वियसली डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट. अब पता चला कि सिर्फ यू भी नहीं है, एंथैल्पी है. टोटल इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं बोल सकते, लेकिन एंथैल्पी, एक टोटल एनर्जी अगर काउंट करना है ना तो एंथैल्पी को काउंट करना पड़ेगा. और उसको कैसे काउंट करेंगे? यू प्लस पी डेल्टा वी या पी वी. अब ये प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है. वर्क डन के लिए हम प्रेशर कांस्टेंट रखते थे, कंपल्सन नहीं है हर बार प्रेशर कांस्टेंट ही रखा जाए. ओके, तो प्रेशर चेंज भी हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है. तो रिजल्टेंट अगर टोटल एनर्जी काउंट करनी है, एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. ओके, तो ये एक हो गई एंथैल्पी के बारे में. नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. ओके, बिकॉज इट इज द नेट नेट पे ध्यान देना, नेट एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट. तो ये ऐसी टोटल एनर्जी है जो हीट में मतलब वर्क डन या हीट में कन्वर्ट हो सकती है, कन्वर्टेबल एनर्जी. ओके, या फिर टोटल एनर्जी आप इसको कह सकते हो. अब एंथैल्पी को पहले समझ लेंगे है क्या एंथैल्पी चीज. तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि एनर्जी स्टेट पे डिपेंड होता है ना. आप बॉटल कहाँ पे रख रहे हो तो उस पर हम एनर्जी को रिफाइन करते हैं, या वाटर कहाँ पे है, डैम कहाँ पे, उस पर एनर्जी डिपेंड करती है. तो इट्स अ स्टेट फंक्शन. नेक्स्ट, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये क्वांटिटी पे डिपेंड है, ठीक है. क्वांटिटी ज़्यादा, एच ज़्यादा. क्यों एच? क्योंकि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी, पी वी. और ये जो यू है ना, ये किस पे डिपेंड है? क्वांटिटी पे डिपेंड है, तो ऑब्वियसली ये भी डिपेंड होगा, ठीक है. चेंज इन इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय रिलेटिव डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. फॉर्मूला हमें मालूम, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, यू है वी नहीं है, यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी. ये फॉर्मूला है, ठीक है. प्रॉपर फॉर्मूला ये. अब उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेज है, यहाँ पे H1 U1 PV1 ऐसे कुछ लिया है, स्टेट 2 है, और यहाँ से हमने डिफ्रेंसिएशन किया है. ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये कुछ डेरिवेशन तो मैं इसको कहूँगा भी नहीं. ओके, अब एक्चुअली फॉर्मूला क्या निकल के आता है? फॉर्मूला ये निकल के आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. फॉर्मूला को अच्छे से देखो, डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी. लेकिन केमिस्ट्री में जो भी मैक्सिमम रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं वो एट कांस्टेंट प्रेशर परफॉर्म होते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर सेम ही रहता है ना. आपने भी बहुत सारे रिएक्शंस लैब में परफॉर्म की होगी, तो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, मतलब चेंज इन प्रेशर ये फैक्टर हो गया जीरो. किसके लिए? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए. तो केमिस्ट्री में बहुत बार इसको जीरो लिया जाता है और फॉर्मूला सिर्फ इतना ही लिखा जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. कहाँ गया ये फॉर्मूला? बाद में इसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे. पीवी में डब्ल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? हम पीवी में वर्क सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि डब्ल्यू इज नथिंग बट माइनस पी डेल्टा वी, नॉट ओनली वी, डेल्टा वी आना चाहिए. अच्छा, ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कर सकते हो, अगर डेल्टा एच के लिए कर रहे हो ना तो कर सकते हो. ओके, कर सकते हो, कोई इशू नहीं.
तो यहाँ पे W भी डालो, सिर्फ W क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, साइन को देखो, ठीक है, प्लस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू NRT, तो P के अकेला छोड़ दो, इसको V को यहाँ पे लेके आओ, ओके। या फिर P डेल्टा V आइसोबारिक प्रोसेस है तो दो प्रोसेस के लिए लिखो और डिफ्रेंशिएट निकालो, तो भी आपको PV की जगह पे जो आएगा उसको आप लिख सकते हो। मतलब ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, चाहे तो शायद आपको क्या होने वाला है या क्या कैलकुलेशन करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये दो वैल्यूज है, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करता हूँ, क्या होगा, PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2 RT माइनस N1 RT। कॉमन चीज़ों को बाहर निकालो, P को बाहर निकालो, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन चीज़ें RT बाहर निकालो, RT इन ब्रैकेट N2 माइनस N1, क्या बचेगा, P डेल्टा V इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा NRT। ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आपको और एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में वही फॉर्मूला शायद होगा, यस, ओके। सिंपल सा कन्वर्जन, आई होप ये आपको सारा समझ में आ गया। बाकी स्लाइड तो बहुत ज़्यादा है आगे भी, शायद ये, ओके। समझ में आ गया यहाँ तक कि कोई डाउट है, समझा सबको, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट और ये रिलेशन, ओके। तो हीट कैपेसिटी बड़ा पॉइंट है, क्या चाहते हो अभी लूँ कि कल लूँ,